बच्चों, कल oogenesis पे अपन ने चर्चा करी थी। आज उससे आगे बढ़ते हैं। oogenesis के अंतर्गत जो अपन ने पहले मल्टीप्लिकेशन फेज की बात कर ली, फिर ग्रोथ फेज की, फिर मैचुरेशन फेज की। मैचुरेशन फेज में आप लोगों को जैसा बताया था कि इसमें मियोसिस होता है। तो जो oocyte है आपके, इसमें अर्धसूत्री विभाजन को जैसे अपने मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के हिसाब से स्टडी करते हैं, तो इसमें जो मैचुरेशन फेज के दौरान जो मियोसिस होता है उसको दो पार्ट में अपन स्टडी करेंगे। पहला भाग तो इसमें ये है कि जो सेल डिवीज़न हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है oocyte में, उसमें बिना सेंट्रियोल के ये विभाजन होता है। यानी जो मैमल्स हैं उसमें जो सेंट्रियोल होते हैं, जो आपका मैचुरेशन फेज के दौरान अंतिम जो सूत्री विभाजन होता है उसमें वो सेंट्रियोल जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और जो नया सेंट्रियोल होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद शुक्राणु के द्वारा उनको मिलता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में जो सेंट्रियोल की आवश्यकता भी नहीं होती। तो एक तो ये है कि मैचुरेशन फेज में जो अर्धसूत्री विभाजन होगा उसमें बिना सेंट्रियोल के विभाजन होता है। दूसरा जो है कि जो भी प्रत्येक अर्धसूत्री विभाजन होते हैं उसमें एक तो बड़ी और एक छोटी पोलर बॉडी का निर्माण होता है। जो अपनी ग्रोथ फेज होता है, ग्रोथ फेज में जो सिनेप्सिस, डुप्लीकेशन, काइज़मा निर्माण, आपके जीन एक्सचेंज की घटना, ग्रोथ और जो डिफरेंशिएशन होती हैं, इसके बाद जो oocyte के गुणसूत्र होते हैं वो डाई काइनेसिस अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। और ये देखा गया है कि जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो किसी भी उद्दीपन के कारण जो इसकी केंद्रक की झिल्ली होती है, जैसा आपने को इस डायग्राम में दिख रहा है, वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। केंद्रक की झिल्ली जो है वो समाप्त हो जाएगी और गुणसूत्र जो होते हैं वो कंडेंस होकर के केंद्रक के मध्य में स्थित हो जाते हैं। जो न्यूक्लियस के पास जो है वो गुणसूत्र जो हैं वो उनके पास स्थित हो जाते हैं, और एक तरह से एक एक्रोमेटिक स्पिंडल का निर्माण करते हैं। और ये जो स्पिंडल बना है ये oocyte के का जो डोर्सल हिस्सा होता है उस पे लंबवत स्थित हो जाते हैं, और आपके जो बाईवेलेंट जो इक्वेटोरियल प्लेट है उस पे स्थित हो जाएंगे, और अपने जो इनके गुणसूत्र होते हैं उससे ही वो पृथक हो जाते हैं। तो और oocyte पे ये देखा गया कि उभार निकलता है और अपने को एक समान कैरियोकाइनेसिस की अवस्था बनती है, जिसमें एक तो असमान कोशिकीय द्रव्य विभाजन होगा, साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा, मतलब असमान रूप से, यानी दो अपन कह सकते हैं कि अनइक्वल कोशिकाएं जो हैं वो निर्मित हो जाती हैं इस आपके अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। जो बड़ी इसमें सेल होती है, कोशिका होती है, उसको तो अपन सेकेंडरी oocyte कहते हैं, और जो छोटी कोशिका होती है उसको अपन पोलर बॉडी या ध्रुवीय पिंड कहते हैं। तो जो इसमें सेकेंडरी oocyte बना है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन अब सेकेंड इसमें होगा, वो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय जो किसमें होता है वो द्वितीयक oocyte में होगा, जिसमें एक तो बड़े आकार का मतलब अपना क्या कहते हैं अगुणित अंडाणु ओवम बना, और एक छोटे आकार की द्वितीय पोलर बॉडी बनी। जो प्रथम पोलर बॉडी बनती है इसमें भी विभाजन होता है, क्योंकि अपन मियोसिस सेकंड कह रहे हैं, तो प्रथम जो पोलर बॉडी बनी इसमें विभाजन होगा, जिससे दो अपने क्या कहते हैं कि द्वितीयक पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है, सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है, जैसा इस डायग्राम में यह दिखाया गया है। जो फर्स्ट पोलर बॉडी हुई उसमें विभाजन हुआ मियोसिस सेकंड, और उसमें द्वितीयक दो पोलर बॉडी का निर्माण हो गया।
और जो पहला अपन प्राइमरी ओसाइट से जो बने ही थे, प्रथम सेकेंडरी ओसाइट और प्रथम ध्रुवीय खंड या प्रथम पोलर बॉडी, उसमें अपन ने बताया कि एक तो सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है और दूसरा जो है पोलर बॉडी बन जाती है। तो इस तरह से देखें तो एक तो ओम का निर्माण होता है और 3 पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में जो आपकी द्वितीयक ओसाइट हैं वो फिर अंडाशय से निर्मुक्त हो जाते हैं, और जो आपके पोलर बॉडी हैं वो यदि उसमें, क्योंकि योग होता नहीं है पोलर बॉडी में, तो वो धीरे धीरे जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और ओरी में जो सेकेंडरी ओसाइट आ गए वो निषेचन के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह से ये मैचुरेशन फेज जो है इसमें कंप्लीट होती है। तो ये अपने oogenesis का जो लास्ट पार्ट था मैचुरेशन फेज का, वो इस तरह से कंप्लीट होता है। अभी इस oogenesis से जुड़े हुए कई बातें हैं जिसको अभी लेते हैं अपन। इसमें 3 मुख्य चीज़ें कंप्लीट करेंगे कि जो एग है उसकी पोलैरिटी क्या है, ध्रुवता क्या है, और इसकी सिमेट्री क्या है। oogenesis के दौरान एग की पोलैरिटी के बारे में, ध्रुवता के बारे में, और इसकी सिमेट्री के बारे में, और जो एग के चारों ओर मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन, इनके बारे में बात करेंगे। जो पोलैरिटी है एग की, ध्रुवता जो है, जैसे आप लोगों ने फ्रॉग के एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा कि 2 शब्द काम में लेते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। तो एक्चुअल में यही जो पोल हैं वही ध्रुवता का निर्धारण करते हैं, और इनका जो ध्रुवता होती है मतलब एग में जो डिफ्रेंशिएशन से पहले ही बन जाती है। और किस तरह से बनेगी, इसमें जो आपके यौक है, आरएनए हैं, वर्णक कणिकाएं हैं, ये ध्रुवता का निर्धारण करते हैं। और प्रत्येक अंडे में 2 पोल होते हैं, जंतु गोलार्ध और आपके अल्पक्रिय गोलार्ध, जिसको एनिमल पोल और वेजिटल पोल की बात कर रहे हैं। इन ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको अपन मुख्य अक्ष या सेंट्रल एक्सिस कहते हैं, पोल मतलब एग की। जो आपका एनिमल पोल होता है ये योक रहित, यानी योक उसमें नहीं होगा, केवल साइटोप्लाज्म और केंद्रक पाया जाएगा। तो किसी भी एग के एनिमल पोल के अंतर्गत केवल कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। इसके विपरीत अपन बात करें वेजिटल पोल की, तो वो योक युक्त जो संरचना होती है जिसमें योक की मात्रा पाई जाती है वो वेजिटल पोल या अल्पक्रिय ध्रुव कहलाता है। कुछ ऐसे भी एग्स होते हैं जिसमें योक नहीं पाया जाता, तो जिनमें योक एब्सेंट होता है उसमें जो पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं, उसकी उपस्थिति के आधार पे आपके क्या कहते हैं एनिमल पोल का निर्धारण जो है होता है। इसी तरह से जो निरीज है प्राणी है, इसमें ये देखा गया है कि जो पीएच की मात्रा है, जिस एरिया में पीएच की मात्रा अधिक पाई गई उसको एनिमल पोल कह दिया गया, और जिसमें पीएच की मात्रा कम पाई गई उसको वेजिटल पोल कह दिया गया। ये निरीज के एग्जाम्पल में मतलब पीएच के निर्धारण के आधार पे भी पोलैरिटी का जो निर्धारण हो जाता है। जो अपने ये पोलैरिटी है, ध्रुवता है, इसको हिंदी में ध्रुवता कहते हैं, कि उसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है। इस पर कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। जैसे चाइल्ड ने 1941 में ये बताया कि एनिमल पोल उस स्थान पे होगा जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा होता है। और बेलिंस्की ने 1970 में ये बताया कि जो पोलैरिटी का निर्धारण है इसका अन्य कोशिकाओं जो इसमें पाई जाती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका, ग्रंथिल कोशिकाएं, उनकी वजह से भी होता है। केवल अपन ये कहें कि जो ध्रुवता है वो ऑक्सीजन के संवरण के कारण या पीएच के कारण, इसी कारण ये नहीं है। इसके अलावा जो अन्य कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें नर्व सेल्स हैं, ग्रंथिल कोशिकाएं हैं, वो भी इसको निर्धारित करती हैं। इसके अलावा आजकल जो लेटेस्ट मत है वो ये है कि केंद्रक के सापेक्ष जो सेंट्रोसोम की स्थिति होती है
वो ध्रुवता को निर्धारित करती है। तो आधुनिक मत ये कहता है कि केंद्रक के अपन सापेक्ष कोई सेंट्रोसोम पाया जा रहा है, वो एग के ध्रुवता का निर्धारण करता है। तो जब भी एग्ज़ाम में कोई पोलरिटी के संबंध में बात करें तो यही एनिमल पोल, वेजिटल पोल और इनके बारे में जो अभी चर्चा करी इतना पर्याप्त होता है। अब बात करते हैं अपन एग के सिमेट्री के बारे में, इसका सेकंड पार्ट है। जितने भी आपके कशेरुक प्राणी होते हैं इसमें जो एग की सिमेट्री है वो मुख्यतः सममिति कहते हैं अपन हिंदी में इसको। 3 सममिति पाई जाती है। एक तो अग्र पश्च अक्ष यानी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पाया जाता है हर एक एग का, और एक होगा डोर्सो वेंट्रल एक्सिस होगी, पृष्ठ और अधरीय अक्ष होगी, और एक होती है लेफ्ट राइट एक्सिस। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके एग में 3 अक्षें पाई जाती हैं, अग्र पश्च अक्ष, पृष्ठ अधर अक्ष और वाम दाहिनी अक्ष या लेफ्ट राइट एक्सिस कहलाती हैं। जो अग्र और पश्च जो अक्ष है, ध्रुवीय अक्ष है, ये बिल्कुल जो सेंट्रल एक्सिस होती है इससे संबंधित होती हैं, और जो अन्य हैं जैसे डोर्सल वेंट्रल, इनका तरीका जो है वो अलग तरीके से होता है। सिफेलोकोर्डेटा और कुछ इंसेक्ट्स में जो आपके अनफर्टिलाइज्ड एग हैं उसमें ये तीनों अक्षें जो पाई जाती हैं, और कुछ कीटों में ये देखा गया है कि जो अक्ष का निर्धारण है वो अंडवाहिनी जो ओविडक्ट होती है उसमें किया जाता है। और जैसे अपने एनेलिडा मोलस्का एम्फीबियन के अक्ष का निर्धारण जो है वो कहाँ से स्पर्म जो है इस एग में प्रवेश करेगा उससे निर्धारित होता है। एनेलिडा मोलस्का और आपके एम्फीबियंस में जो एंट्री है आपके स्पर्म की, वहाँ से निर्धारित होता है कि कौन सा एनिमल कौन सी अक्ष जो है मतलब होगी, एंटीरियर होगी, कौन सी पोस्टीरियर होगी। इसी तरह से जो आपके एडवांस अपन कह सकते हैं फाइलम जिसमें बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और मैमल्स हैं, इसमें अक्ष का निर्धारण जो है विदलन के लास्ट स्टेजेस तक हो पाता है। अंत तक मतलब होता ही नहीं है कि कौन सी अक्ष जो है अग्र होगी, कौन सी पश्च होगी, ये एडवांस में है। मेंढक में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक ग्रे क्रिसेंट धूसर नवेंदु का निर्माण होता है। निषेचन के दौरान एक ग्रे क्रिसेंट का निर्माण होता है मेंढक में। तो ये जो निषेचन के दौरान ग्रे क्रिसेंट बना उससे जो सिमेट्री है वो निर्धारित होती है अपने फ्रॉग के एग के अंदर। तो ये कुछ अपने सिमेट्री की बात करी। जब एग में अपन ने पोलरिटी की बात कर ली, ध्रुवता की बात कर ली, सिमेट्री की बात कर ली, तो इसके अंदर जो अपने कह सकते हैं एग के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है, एक अपन कह सकते हैं परिवर्धित oocyte जो है, परिवर्धित का मतलब हो गया आपका डेवलप्ड oocyte है, उसमें अंदर जो भी पदार्थ पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, इन सब में कोई चेंजेज होते हैं जिनको अपन कोर्टिकल डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। तो मुख्यतः जो आपका oocyte है, परिवर्धित oocytes है, डेवलप्ड oocyte है, इसके कोशिका द्रव्य को 2 भागों में बांटते हैं अपन। एक तो कहलाता है वल्कुट वाला हिस्सा, एक कहलाता है एंडोप्लाज्म वाला हिस्सा। कोर्टिकल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत इनका वर्णन किया जा सकता है कोर्टेक्स और आपके एंडोप्लाज्म में। जो परिवर्धित oocyte है इसमें जो अपने कोर्टेक्स की बात करी जिसको हिंदी में वल्कुट कहते हैं, इसमें 3 घटक होते हैं कोर्टेक्स में। एक तो होता है एक्टोप्लाज्म, एक होता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक जो सरफेस के ऊपर कोट पाया जाता है उसको पृष्ठ आवरण। इन 3 को शामिल करते हैं कोर्टेक्स के अंदर। तो कोर्टेक्स के अंदर एक्टोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सरफेस कोट को शामिल करते हैं। ये जो अपन ने बात करी वल्कुट की, तो एक्टोप्लाज्म वास्तव में क्या है, एक काचाब लेयर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे स्थित होती है, और इस जो हेलाइन अपन ने बताया इस तरह है जो लेयर है, इसमें टेंसाइल प्रोटीन पाए जाते हैं, और जो
माइक्रोफिलामेंट के बने हुए होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ माइक्रो ट्यूब्यूल्स भी पाई जाती हैं। तो जो ये हाइलाइन स्तर हुआ, कचाव स्तर हुआ एक्टोप्लाज्म का, उसमें टेंसाइल प्रोटीन्स, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूबुल्स वाला स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। ये तो हो गया आपका एक्टोप्लाज्म। और जो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड का पतला आवरण होता है, जिसके अपने कोट की बात करी थी, सरफेस कोट की, वो एक्चुअली जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की ओर, तो ये हो गया एक्टोप्लाज्म हो गया, जिसमें अपने माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल की बात करी। और इस प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड का पतला स्तर पाया जाता है, जिसे अपन सरफेस कोट कहते हैं। और ये जो सरफेस कोट होता है ये एक्चुअल में तंतुमय प्रोटीन का बना होता है और अंडों को सुरक्षा प्रदान करेगा। नाम ही सरफेस कोट है तो वो सुरक्षा प्रदान करता है। तो और इसी तरह से कोशिका, जो अपने एक्टोप्लाज्म की बात करी, इसमें कुछ कोर्टिकल कणिकाएँ पाई जाती हैं और इनका रोल जो होता है जब निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है उस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये कोर्टिकल कणिकाएँ निभाते हैं। तो वल्कुट में अपन इन 3 चीज़ों को, कोर्टेक्स में एक्टोप्लाज्म और आपके सरफेस कोट और प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बात करते हैं। अब अंदर की तरफ जो इसके एग में एंडोप्लाज्म पाया जाता है, यदि एंडोप्लाज्म की बात करें अपन, तो एंडोप्लाज्म में क्या क्या होगा, उसमें योक होगा, आपके न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होगी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये तीनों मतलब सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई आपको एंडोप्लाज्म के अंतर्गत, जो इसका एग का केंद्रीय भाग होता है, क्योंकि अपन ने कोर्टेक्स और एंडोप्लाज्म 2 भागों में बात करी है। तो वल्कुट परिधीय वाला हिस्सा हो गया और एंडोप्लाज्म सेंटर वाला भाग हो गया। तो सेंट्रल एग के सेंट्रल हिस्से में योक आपके और क्या कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनल्स में अपन जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सबको सम्मिलित करते हैं। ये सारी रचनाएं जो हैं वो इसमें अंदर एंडोप्लाज्म में पाई जाती हैं। तो ये कोर्टिकल जो डिफ्रेंशिएशन है, ये जो जितनी भी रचनाएं हैं ये एक ग्रेडियंट के रूप में व्यवस्थित रहती हैं एग के अंदर। ये अपन ने बात कर ली सिमेट्री ऑफ एग्स की। तो आज पोलरिटी ऑफ एग्स, सिमेट्री ऑफ एग्स। अब बात करते हैं अपने फॉर्मेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन। जो अंड झिल्लियाँ होती हैं उनका निर्माण कैसे होता है। अधिकांश प्राणियों में जो अंड झिल्लियों का निर्माण है वो oocyte के परिपक्वन तक पूर्ण नहीं होता। जब अंड झिल्लियों का निर्माण मतलब परिपक्वन के बाद अपन कह सकते हैं स्टार्ट होता है, और इनकी उत्पत्ति के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन और टर्सरी एग मेम्ब्रेन। जो आपके प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, जिसको प्राथमिक अंड झिल्ली कहेंगे हिंदी में, इन झिल्लियों का जो निर्माण होता है वो अंडाशय में अंडाणु के द्वारा फोलिकल जो कोशिकाएं होती हैं उसके द्वारा, या फोलिकल कोशिकाएं और अंडाणु दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से होती है। जो मतलब अपने प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की बात करी, इसका निर्माण जो आपके ओवरी के अंदर ओवम पाया जा रहा है वो, और जो फोलिकल सेल्स होती हैं ये मिल करके करती हैं। या तो केवल फोलिकल सेल करेंगी या दोनों मिल करके करेंगी। ये अंडे की जो आपके एग की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है और फोलिकल कोशिकाएं होती हैं उनके मध्य पाई जाती हैं। इसको भी मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा गया है जो आपके प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। पहली है जिसे विटेलाइन झिल्ली कहलाते हैं, वाइटेलिन मेम्ब्रेन। दूसरी है जोना रेडिएटा। तीसरी है आपकी जेली एनवलप। जो वाइटेलिन मेम्ब्रेन की बात करें अपन, तो ये एक्चुअल में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। जो एग कोशिकीय म्यूकोप्रोटीन युक्त पारदर्शी आवरण जो पाया जाता है एग के ऊपर, जो अपन कह सकते हैं एक एग कोशिकीय
ए सेलुलर म्यूकोप्रोटीन युक्त पारदर्शी पदार्थ पाया जाता है, उसको अपन वाइटेलिन मेम्ब्रेन या प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये जो मतलब अपन ने वाइटेलिन मेम्ब्रेन की बात करी, जो एग के ऊपर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है उसकी तुलना में मोटी और मजबूत होती है। और अलग अलग प्राणियों में इस वाइटेलिन मेम्ब्रेन को अलग अलग नामों से जाना भी जाता है। जैसे फिशेज हैं, फिशेज में कोरियोन के नाम से जानते हैं अपन। और जो आपके रेप्टाइल्स और मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स और मैमल्स में इसको अपने जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं। रेप्टाइल्स और इसमें स्तनधारियों में जोना पेलुसिडा के नाम से। वाइटेलिन मेम्ब्रेन को मछलियों में तो कोरियोन कह दिया अपन ने, और रेप्टाइल्स और स्तनधारियों में अपन ने जोना पेलुसिडा कह दिया। और ये जो आपके वाइटेलिन मेम्ब्रेन है, ये जो इसमें आगे चल करके विदलन होता है, क्लीवेज होता है, तब तक ये इसमें वाइटेलिन मेम्ब्रेन जो है एग के ऊपर चिपकी हुई रहती हैं। यानी जितनी भी विदलन के दौरान अपने ब्लास्टोमियर्स बनेंगी, उनको बांधे रखने का काम जो है ये वाइटेलिन मेम्ब्रेन करती है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन करती है। दूसरा जो अपन ने बात करी प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की, कि जोना रेडिएटा, तीन है ना, वाइटेलिन मेम्ब्रेन, जोना रेडिएटा और जेली एनवलप। तो जोना रेडिएटा जो है, ये जो सार्कोई बोनी फिशेज होती हैं, एम्फीबियंस होते हैं, और कुछ जो आपके क्या कहते हैं रेप्टाइल्स होते हैं, इनके आवरण, इनके एग के ऊपर जो आवरण होता है वो कई लेयरिंग वाला होता है, स्तरित का होता है। और इनके ऊपर यदि अपन देखें, जब भी डेवलप oocyte को देखें, मतलब इनके सार्क के, अस्थिल मछलियों के, बोनी फिशेज के, उभयचरों के, तो इसके ऊपर कुछ क्या कहते हैं डीजनरेटेड माइक्रोविलाई के रूप में एग के ऊपर ये अपने को मिलते हैं, उनको अपन जोना रेडिएटा कहते हैं। ये भी प्राइमरी वाइटेलिन मेम्ब्रेन, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। तीसरा जो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है वो जेली एनवलप, जो अपने इकाइनोडर्म और क्या कहते हैं समुद्री इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक जो झिल्ली है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, एक मोटे जेली के आवरण के रूप में पाई जाती है। और ये जो जेली के रूप में आवरण है, ये oocyte के ऊपर जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके संपर्क में रहती है। और जैसे ही निषेचन हो जाएगा तो इस प्लाज्मा झिल्ली और आपके जेनरली एनवलप के बीच में एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है, जिसको प्री वाइटेलाइन स्पेस के नाम से जानते हैं। दोनों के बीच में गैप हो जाएगा एक्चुअल में, जेली आवरण और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में निषेचन के बाद एक तरल भरा अवकाश होता है, जिसको अपन प्री वाइटेलिन स्पेस कहते हैं। तो ये जो अंडों की प्राथमिक झिल्ली है, इनमें एक छिद्र पाया जाता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। कुछ अंडों में ही होता है ये, और जो ये छिद्र होता है, माइक्रोपाइल है, ये अंडे की मुख्य अक्ष को से संबंधित होता है। इसी तरह से आपके इकाइनोडर्मेटा तथा कुछ मछलियों की स्थिति में जो एनिमल पोल है, और कुछ मोलस्का में जो वेजिटल पोल है, वो भी मतलब इसको अपन कह सकते हैं अक्ष का निर्धारण जो है वो माइक्रोपाइल की सहायता से किया जाता है। तो ये, और ये माइक्रोपाइल किस पे पाई जाती है, प्राथमिक जो एग मेम्ब्रेन होती है उस पे पाई जाती है। दूसरी जो इसमें एग मेम्ब्रेन है उसको द्वितीयक अंड झिल्ली कहते हैं। इन झिल्लियों का निर्माण जो होता है, आपके द्वितीयक झिल्लियों का निर्माण, जो आपने कह सकते हैं प्राइमरी रूप से एग के ऊपर का जो आवरण है, जिस पे फॉलिकल सेल्स पाई जाती हैं, उनके द्वारा होता है, जो आपके द्वितीयक अंड झिल्लियाँ हैं। इसमें इंसेक्ट में, एसिडियन में और साइक्लोस्टोम में, तो इन oocyte के ऊपर जो अपन कह सकते हैं आवरण पाया जाता है वो कवच युक्त, काइटिन युक्त हो जाता है, जिसको कोरियोन कहते हैं। और ये जो द्वितीयक झिल्लियाँ होती हैं, एग की मेम्ब्रेन होती हैं, अपने जो एडवांस अपन कह सकते हैं, या जो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स में किसी भी प्रकार की द्वितीयक झिल्लियाँ नहीं पाई जाती। मतलब एडवांस वर्टिब्रेट्स के जो भी फाइलम हैं, मैमल्स हुए, बर्ड्स हुए,
रेप्टाइल्स हुए, इनमें ये द्वितीयक झिल्लियाँ जो है वो नहीं पाई जाती हैं। अपने मैमल्स में जब अंडा फैलोपियन ट्यूब से गुजरता है तो जो जेना पेलुसिडा पे जो एक क्या कहते हैं अपने कोलुम्बुलर सेल्स का आवरण पाया जाता है उसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इसको मान सकते हैं अपन सेकेंडरी मेम्ब्रेन, लेकिन ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन नहीं होती है। मतलब स्तनधारियों के फैलोपियन ट्यूब से जब ये गुजरता है तो जोना जो पेलुसिडा के ऊपर एक स्तंभाकार कोशिकाओं का आवरण जरूर पाया जाता है जिसको अपन कोरोना रेडिएटा कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये द्वितीयक झिल्ली नहीं होती है। तो ये द्वितीयक झिल्ली की बात कर ली। अब अपन लास्ट जो है आपके तृतीयक टेरिटरी एग मेम्ब्रेन या टर्सरी तृतीयक अंड झिल्लियाँ, ये जो तृतीयक अंड की झिल्लियाँ हैं ये आपके ओविपेरस की बात करें अपन, जो अंड प्रजनक होते हैं, शार्क हुई, रे मछलियाँ हुई, इनमें क्या होता है अंडे के ऊपर ओविपेरस वाले जितने भी एनिमल्स हैं एक एल्बुम का और एक हॉर्नी कैप्सूल के द्वारा ढका हुआ रहता है। और ये जो कैप्सूल है मतलब एग के ऊपर चारों जो स्राव है वो सेल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। ये तृतीयक झिल्ली है एक्चुअल में। जो टर्सरी अपने अंड झिल्लियों की बात कर रहे हैं, तृतीयक अंड झिल्लियों की बात कर रहे हैं, तो ओविपेरस जितने भी आपके एनिमल्स हैं उनमें बाहर की ओर जो एल्बुमिन वाला कवच और एक हॉर्नी कैप्सूल जो सेल ग्लैंड के द्वारा ढका हुआ रहता है वो तृतीयक झिल्ली कहलाती है। एम्फीबिया में क्या होता है, जब ये आपके ओविडक्ट से अंडे गुजरते हैं तो इसके चारों तरफ एक जेली कोट का आवरण जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, और जैसे ये एग लेइंग कर देता है पानी के संपर्क में आती है मतलब ये जेली कोट, तो ये जेली जो है वो फूल जाती है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, ये अंडे का डेसिकेशन मतलब शुष्कन नहीं होगा, अधिक ताप और कोई भी यांत्रिक आघात है उससे वो रक्षा करता है। तो ये जो जेली कोट है आपके एम्फीबिया की एग के चारों तरफ पाई जाती है, ये भी तृतीयक अंड झिल्ली के अंतर्गत आती है। यदि अपन इसके ओविपेरस की बात कर ही रहे हैं तो रेप्टाइल्स और जो एवीज वर्ग में जो टर्सरी एग मेम्ब्रेन है या तृतीयक अंड झिल्लियाँ हैं वो 5 पाई जाती हैं। इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तो अंडे का जो सघन भाग होता है एल्बुमिन एग वाइट वाला, एक तो वो हो गया, और एक जो एक तरह से एग को अंडे के अंदर बनाए रखता है चलेजा कहते हैं, जो रज्जू के समान 2 संरचनाएं पाई जाती हैं चलेजा। तो एक ये हो गया चलेजा हो गया, एग वाइट वाला जो एल्बुमिन का हिस्सा हुआ वो हुआ। इसके बाद इनको भी चारों ओर से 2 सेल मेम्ब्रेन इनके ऊपर पाई जाती हैं, और सबसे ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ मतलब छिद्रित कवच पाया जाता है, सेल पाया जाता है। ये भी आपके तृतीयक अंड झिल्लियों का ही हिस्सा है। यानी ओविपेरस में एक अपन स्टैंडर्ड जो एग की बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ, सेंटर में तो आपका oocyte सेकेंडरी oocyte जो भी डेवलप होना है वो है, उसके चारों तरफ एल्बुमिन है, एल्बुमिन एग वाइट के रूप में है, और इनको स्थिर रखने के लिए चलेजा हैं दोनों तरफ रज्जू के रूप में, और इन एल्बुमिन के चारों ओर 2 कवच की झिल्लियाँ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, और सेल मेम्ब्रेन के भी चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का छिद्रित एक कवच सेल पाया जाता है। तो ये तृतीयक मतलब एग मेम्ब्रेन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ये जो एग मेम्ब्रेन हुआ इनका महत्व क्या है, फ़ायदा क्या, सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस की बात करें फिर आज अपना ये लास्ट मतलब ये लेक्चर जो है oogenesis वाला का जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट में अपने टाइप ऑफ एग्स और कुछ चीज़ें दूसरी लेंगे। सिग्निफिकेंस की आज बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ एग मेम्ब्रेन, जितने भी ओविपेरस एनिमल हैं जिसमें ये आवरण पाया जाता है, इससे मतलब इनका जो फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि यदि पीएच, तापक्रम, रेडिएशन, पोल्यूशन, डेसिकेशन, मैकेनिकल कोई मतलब चोट लगना, ये इन सब से बचाता है।
ओविपेरस प्राणियों में प्राथमिक रूप से जो आवरण इसमें एग की मेम्ब्रेन पाई जाती है वो पीएच से, तापक्रम से, विकिरण से, प्रदूषण से, शुष्कन से, यांत्रिक आघात से अपन को बचाती है। दूसरा फायदा ये है कि इससे स्वयं निषेचन से, सेल्फ फर्टिलाइजेशन से रक्षा होती है। ये तो ओविपेरस के ऊपर अपन पाए जाने वाली जो एग मेम्ब्रेन है, अंड झिल्लियाँ हैं, उनका सिग्निफिकेंस हो गया कि स्वयं निषेचन से बचाना प्लस पीएच, तापक्रम, विकिरण, प्रदूषण, शुष्कन, यांत्रिक आघात से बचाना। विविपेरस में जो भी मतलब एग मेम्ब्रेन पाई जाती है वो एक तो पॉलीस्पर्मी से रोकती है, बहु शुक्राणुता जो कहलाती है उससे रोकेगी। अंडों को आपस में जोड़ने से, सेलयन मतलब आपस में जुड़ नहीं जाए उससे रोकती है। और विदलन की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से संपन्न होती रहे उसमें सहायक होती हैं ये एग मेम्ब्रेन। तो अपन एग मेम्ब्रेन के सिग्निफिकेंस को दो हिस्सों में, एक तो ओविपेरस के लिए क्या है, विविपेरस के लिए क्या है, वापस रिपीट कर देता हूँ। ये ओविपेरस के लिए तो वही पीएच, तापक्रम, विकिरण, प्रदूषण, शुष्कन, यांत्रिक आघात से रक्षा और स्वयं निषेचन से रक्षा, ये तो हो गया ओविपेरस के लिए। और विविपेरस के लिए जो पॉलीस्पर्मी है और अंडों को आपस में जोड़ने से और विदलन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होती है। थैंक यू बच्चों।